हत्यारा कितना भी शातिर हो और कितने भी शातिर तरीके से अपराध करे, लेकिन कहते हैं कि हत्या अपराध चुपता नहीं है। क्योंकि कुछ प्रबंध उस परमेश्वर ने इस प्रकार किया हुआ है कि किसी भी प्रकार से हत्या की गई हो और हत्या कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ जरूर देती है। एक हत्यारा इस प्रकार हत्या कर देता है और उसमें उसके परिवार से ही संबंधित जो सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं और उस हत्या को इतना बड़ा सस्पेंस दे देते हैं कि पुलिस भी चक्कर खा जाती है। और पुलिस इस प्रकार चक्कर में पड़ जाती है कि वो करे तो क्या करे। कहते हैं कि खूबसूरती और आधुनिक विचार इतना भी नहीं होना चाहिए जो कि किसी की ज़िंदगी की मौत हो जाए और वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और दुनिया में न रह पाए। ऐसी अपराध की घटनाएं कुछ ऐसी आती हैं, वारदातें। सो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि जो हमारी त्रुटि होती है उसको हम सुधार कर सकें। सो नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान भरतपुर से है। और भरतपुर का एक गांव लगता है नौगांव। यहाँ पर एक परिवार रहा करता है और परिवार में माता पिता और एक बेटा होता है और उस बेटे का नाम पवन कुमार होता है। पवन कुमार की शादी एक लड़की से होती है और लड़की खूबसूरत होती है। पवन कुमार एक सीधे और समझ और समान परिवार और एक सामाजिक दायरे के अंदर रहने वाला व्यक्ति होता है, जिसको अजूल फजूल की बातों से कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ अपने काम से ही काम रखता है। उसको दीन दुनिया में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी विपरीत बन जाती है कि उसकी जो पत्नी आती है वो पत्नी थोड़ी बदचलन थी और कुछ चंचल विचार की थी। एक दिन पवन की शादी हो जाती है और पवन की शादी होने के बाद जब पवन सोचता है और अपने माता पिता से बात करता है कि और गरीबी हालत होती है, दैनिक स्थिति खराब होती है, तो सोचता है कि कहीं बाहर निकल कर देखें और कुछ अपना रोज़मर्रा का काम करेंगे तो उससे कुछ अर्निंग होगी और हम अपने माता पिता की मदद भी कर पाएंगे और अपने बच्चों का भरण पोषण भी कर पाएंगे। हमारी पत्नी भी है। इस बात को लेकर वो दिल्ली चला जाता है और दिल्ली जाता है तो उसका एक दोस्त होता है और उसका दोस्त का नाम होता है क्या नाम, भागेंद्र। जो भागेंद्र ये नौगांव का ही रहने वाला होता है, उसके पड़ोस का ही होता है। मतलब जहाँ पवन रह रहा है और पवन के घर के पास ही भागेंद्र भी रहता होता है नौगांव में। यहीं से भागेंद्र पहले दिल्ली में काम कर रहा होता है और ये जो पवन होता है ये थोड़ी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण इस भागेंद्र से बात करता है और भागेंद्र और पवन दोनों पड़ोसी होते हैं तो दोनों में मित्रता होती है। लेकिन पवन को क्या पता कि एक दिन ये भागेंद्र जो इसका पड़ोसी है यही इसका अंतिम संस्कार भी करवाएगा। ये पवन को नहीं पता था। कहानी ऐसी है और एक मिस्ट्री मर्डर की ऐसी है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में इंटरेस्ट है, सस्पेंस है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। यहाँ जब हर ये भागेंद्र जो होता है ये दिल्ली होता है और भागेंद्र से जब संपर्क होता है पवन का तो पवन बोलता है कि भाई यार ऐसा कर, हम भी तेरे साथ ही नौकरी करेंगे और कोई काम करेंगे तो मुझे भी अपने पास बुला ले। तो भागेंद्र बोलता है कि ऐसी क्या बात है, आ जाओ, हम तुम्हारे लिए व्यवस्था करते हैं। तो ये पवन जो होता है ये दिल्ली पहुंच जाता है और दिल्ली पहुंचता ऐसे है कि अपने घर से अपनी पत्नी को साथ लेकर ही पहुंचता है सीधा। तो जब वहाँ पहुंचता है तो कमरे में भागेंद्र और पवन और रीमा जो पत्नी होती है पवन की ये साथ में ही होते हैं। तो एक दो दिन एक ही कमरे में रहते हैं। उसके बाद भागेंद्र पवन की व्यवस्था दूसरे कमरे में बना देता है और उसके लिए दूसरा कमरा व्यवस्थापित करवा देता है। तो ये दोनों का एक कमरा हो जाता है पति पत्नी का और ये भागेंद्र का कमरा एक हो जाता है, परंतु होते दोनों साथ में ही है, एक ही मकान में होते हैं। अब यहाँ कहानी बनती है कि पति पत्नी और वो जब ये जो भागेंद्र होता है ये भागेंद्र अपनी ड्यूटी जाता है
इसकी रात की ड्यूटी होती है, ये दिन में कमरे पर रहता है। और जो पवन होता है इसकी रात की ड्यूटी होती है, वो दिन की ड्यूटी होती है और ये रात में घर पे रहता है। मतलब दोनों की विपरीत ड्यूटी होती है। किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे थे। अब एक दिन ऐसा होता है कि ये जो भागेंद्र होता है वो कुछ ना कुछ गिफ्ट लाकर देता है, कभी सब्जी लाकर देता है, कभी कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें कुछ लाकर बाजार से देता है रीमा को। और भागेंद्र की कुछ पेमेंट ज्यादा होती है और जो पवन होता है उसकी पेमेंट अभी कम होती है थोड़ी, क्योंकि वो अभी नया था और भागेंद्र थोड़ा पुराना हो चुका था तो उसकी पेमेंट कुछ ज़्यादा थी। तो वो खर्चा फजूली में खूब करता था। वो सोचता था कि हमको इसके साथ संपर्क करना है और हमने जो किया है वो मतलब उसमें कुछ मज़ा लेने के चक्कर में वो इसके साथ में आ जाता है। यहाँ कहानी कुछ ऐसे बन जाती है कि पवन को कानो कान कोई खबर नहीं होती है और भागेंद्र और रीमा के बीच में एक चक्कर चलने लगता है। रीमा उससे बहुत प्रसन्न हो जाती है और उस पे फिदा हो जाती है, क्योंकि भागेंद्र खर्चा करता था उसके पीछे, मार्केट भी ले जाता था, क्योंकि वो रात में ड्यूटी करके आता था और दिन में उसके साथ फ्री होता था। तो जब उसके साथ जाता है मार्केट में तो कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें, कुछ ना जैसे कपड़े हैं, कोई उसकी पसंद की चीज़ है तो उसको वो अर्निंग करवाता था, साथ में उसको लेकर देता था। अब पवन को कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि वो दिन में ड्यूटी करता है, रात में आता है तो सो जाता है, खाना पीना होता है, सोने के बाद उसको कोई पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। लेकिन एक दिन इतनी बात बढ़ जाती है कि पवन जब ड्यूटी करके आता है तो उस दिन उसकी हाफ डे हो जाती है। मतलब आधी ड्यूटी करने के बाद किसी कारणवश कंपनी में काम बंद हो जाता है तो वो हाफ डे में अपने घर आता है। तो उस दिन वो देखता है कि उसके कमरे में कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थीं जिसको देखकर वो सन्न रह गया। उसने जब खिड़की से झाँक कर देखा तो देखा कि उसका पड़ोसी, उसका मित्र जिसने उसको बुलाया था, वो उसकी पत्नी के साथ कुछ अर्धनग्न अवस्था में और आपत्तिजनक स्थिति में था। इस बात को देखकर पवन आग बबूला हो जाता है और पवन बोलता है कि अब जो होगा वही होगा। तो पवन इतना परेशान हो जाता है और इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाता है और वो गेट को तोड़ देता है और जब अंदर घुसता है तो उसने ये भागेंद्र के ऊपर भी मतलब हाथापाई कर दी और अपनी पत्नी के ऊपर भी हाथापाई कर दी। और जब ये स्थिति हो जाती है तो वहाँ के जो लोग पड़ोसी थे वो देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, देखते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन उसको पवन को कोई पता नहीं था। तब यहाँ क्या होता है कि जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो बोल रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे कि हम तो बहुत पहले से जानते थे, लेकिन पवन को हम कहते कैसे, क्योंकि इसके गांव का है, इसका भाई बोलता था, ये अपना मित्र बोलता था, तो हमको कहने में थोड़ी शर्म आती थी, थोड़ा डर लगता था, इसलिए हमने कुछ कहा नहीं। कुछ महिलाएं और कुछ ऐसे व्यक्ति सामने आ जाते हैं जब कोई दुर्घटना हो जाती है, तब वो लोग अपना मुंह खोलते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी प्रतिबंधताएं लगी हुई हैं जो कि आदमी या महिला कोई भी किसी की गलती को समक्ष तब करता है जब उसके साथ घटना घटित हो जाती है। उससे पहले वो नहीं बोलता है, क्योंकि वो डरता होता है कि कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ऊपर ही आरोपित आरोप कर दें ये। ऐसा ही इस कहानी में भी हुआ और यहाँ भी हुआ। तो पवन इतना आग बबूला हो जाता है और उस हरिंद को वहीं छोड़ता है और अपनी पत्नी रीमा को साथ लेकर लौटकर भरतपुर आ जाता है, अपने नौगांव, जहाँ उसका गांव होता है। गांव का नाम होता है नौगांव। जब वहाँ आ जाता है तो पता चलता है यहाँ से एक मर्डर की मिस्ट्री शुरू होती है। यहाँ कहानी तिरछा मोड़ लेती है और जब ये पवन अपनी पत्नी को साथ लेकर नौगांव जब आ गया तो इधर हरेंद्र को भी चैन नहीं पड़ा। और जब हरेंद्र ने सोचा कि अब हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे तो पत्नी रीना भी बेचैन हो उठी और पत्नी रीना का और भागेंद्र का संपर्क बराबर होता था फोन के जरिए। लेकिन एक दिन ऐसा मोड़ आता है कि भागेंद्र दिल्ली से अपना काम छोड़कर और अपने गांव आ जाता है। अब गांव उसका घर था, पड़ोसी था। तो जब वो अपने घर में रह रहा होता है तो भागेंद्र जब इधर उधर होता है तो पत्नी उससे संपर्क करती है, लेकिन भागेंद्र ने
और पत्नी रीना ने एक चाल चली और एक षड्यंत्र बनाया। भागेंद्र ने उसको नींद की कुछ गोलियां लाकर दी और उसने बोला कि आटे में गूंद कर जो रोटी बनाओगी उसमें इन गोलियों को पीस कर मिला लेना है, ताकि रोटी जो भी खाएगा वो सो जाएगा। तो वहां पर होता कौन है? सिर्फ पवन होता है और पवन के माता पिता होते हैं। इन तीनों के लिए वो रोटियां बनाती थी, तो उस आटे में वो नींद की गोलियां मिला लेती थी, ताकि जब वो खाना खाएंगे तो सो जाएंगे। और वास्तविकता यही थी कि जब वो खाना खाते थे तो वो गहरी नींद में सो जाते थे। उसके बाद भागेंद्र आता और भागेंद्र उस रीमा के साथ संबंध बनाता और रात वहीं बिताता। और जब तक सुबह 3-4 बजे के टाइम, 5 बजे तक, जब तक उनकी नींद टूटने को होती, तब तक भागेंद्र वहाँ रुकता उसके कमरे में उसके साथ। उसके बाद वो अपने घर वापस आ जाता था। क्योंकि भागेंद्र की अभी शादी नहीं हुई थी, अभी जवान लड़का था, उसके ऊपर कोई खास प्रतिबंध नहीं था। उसके माता पिता थे, वो इतना क्या रोक सकते हैं, जवान लड़का था। एक दिन यहाँ कहानी इतनी इंटरेस्टिंग हो गई कि भागेंद्र ने वही नित्य प्रतिदिन यही होता था कि रीमा यही करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा भी होता था कि भागेंद्र, जो रीमा होती थी, रीमा अपने पति पवन के साथ जिस बेड पर, जिस कमरे में सोती थी, उसी बेड पर, उसी रूम में भागेंद्र उसके साथ संबंध बनाता था। लेकिन एक दिन किसी कारणवश कैसे करके उसकी नींद जाग गई और वो थोड़ा जब जागृत हुआ पवन सोते समय, और इधर पवन, वे क्या नाम, भागेंद्र और रीमा संबंध बना रहे थे, और पवन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो एकदम आग बबूला हो जाता है कि तुम्हारा अभी भी यही षड्यंत्र चल रहा है जिसके पीछे हमने दिल्ली को छोड़ा, और तुम्हारा आज भी वही प्रोग्राम जारी है। और भिन्न भिन्न बातें, गालियाँ जो भी होती हैं सामाजिक दायरे में हुआ या ना दायरे में, वो मौका स्थिति अलग हो जाती है। कभी कभी कुछ अपराध इस प्रकार भी हो जाते हैं जो नहीं करने चाहिए, क्योंकि मौका स्थिति कुछ इस प्रकार बन जाती है, जो नहीं करना चाहिए व्यक्ति वो कर जाता है। तो पवन ने गालियां दी और जो कर सका उसने किया, मारपीट अपनी पत्नी के साथ। उसी वक्त हैंड टू हैंड पवन, वो क्या नाम, वो भागेंद्र ने और रीमा ने तुरंत एक दूसरे को इशारा किया और पवन को दाब लिया। और पवन को दाबने के बाद पवन की हत्या कर दी, गला दबाकर। जब उसकी हत्या हो जाती है तो अब रीमा जो पत्नी होती है वो सोचती है कि अब इस लाश का क्या करें। तो भागेंद्र बोलता है कि तुम परेशान मत हो। वो अपने दोस्त दीप को बुलाता है। उसका एक दोस्त होता है, पड़ोसी वो भी होता है, एक ही गांव के तीनों व्यक्ति होते हैं। जो दीप को बुलाता है, दीप तुरंत आ जाता है, क्योंकि दीप और भागेंद्र ये रीमा से कहीं ना कहीं टच में थे। भागेंद्र तो था ही, और भागेंद्र लालच दे रखा था दीप को कि हम तुम्हारी भी सेटिंग करवा देंगे। इस बात के लिए दीप तुरंत हाजिर होता है और उस लाश को एक बोरी में रखता है, और बोरी में रखने के बाद वो नहर में ले जाता है। पड़ोस में एक नहर होती है 3-4 किलोमीटर के आसपास, वो उस नहर पे ले जाते हैं। और उस नहर पर ले जाने के बाद उस लाश में कम से कम 15-20 किलो का एक पत्थर अंदर करते हैं उस लाश के और बोरी के अंदर, और बोरी को बांध देते हैं और उस नहर में फेंक देते हैं, ताकि ये लाश ऊपर ना आ सके और दिखाई ना दे सके। पत्थर के वजन से लाश डूबी रहेगी और अंदर गल जाएगी, सड़ जाएगी। लेकिन कहते हैं अपराध कितनी भी शातिराना अंदाज से किया गया हो, कितना भी अपराधी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ देता है, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। इसीलिए कहते हैं कानून के हाथ बहुत बड़े हैं, और कानून के हाथ इस प्रकार बड़े हैं कि कानून चाहे तो मुर्दे को भी बुलवा देती है। आज यहाँ मुर्दा भी बोलता है इसी कहानी में। जब यहाँ इतनी बात हो जाती है तो ये पवन का पिता हरिप्रसाद, यहाँ ये पवन के पिता की एंट्री होती है, जो हरिप्रसाद जी होते हैं। ये देखते हैं एक दिन कि मेरा बेटा तो मर चुका है और बहुत दिन हो चुके हैं, अब कोई बात नहीं, सब आई गई हो जाती है। मरने के बाद 2-4-6 दिन
शोक मनाया गया। उसके बाद सब बात इधर की उधर हो गई। इधर रीमा ने और हरि प्रसाद ने ये थाने में अप्लाइड लिखवाई, मतलब एफआईआर करवाई थी, लिख दी थी कि हमारा बेटा गायब है, लापता है, कोई पता नहीं चल रहा है। यहाँ महीने गुजर जाते हैं, लगभग महीना 20 दिन के आसपास की बात होती है। लेकिन तभी देखते हैं कि हरि प्रसाद एक दिन अपने बाहर सोए हुए थे। उसका रीमा का यही सिस्टम था कि वो आटे में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाती थी, कभी सब्जी में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाती थी, कभी दूध में, किसी भी प्रकार अपने सास और ससुर को नींद में सुला देती थी। उसके बाद भागेंद्र उसके साथ मौज मस्ती करता था। लेकिन एक दिन भागेंद्र की भी नींद में, हरि प्रसाद की भी नींद खुलती है, जो पवन का पिता होता है, और पवन की मौत हो चुकी होती है और पवन की पत्नी भागेंद्र के साथ संबंध बना रही थी। और इधर हरि प्रसाद की नींद खुलती है, तो जब वो कमरे में देखते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। उसी दिन उसी सुबह उठते हैं वो और सीधा उसी थाने में जाते हैं जहां उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी अपने बेटे की गुमशुदगी की। वहां जब पहुंचते हैं तो उन्होंने अपने थाना इंचार्ज को, जो मौकाई स्थिति पर वो थे, उनसे लिखवाया उन्होंने कि हमारी जो बहू है, जिसका नाम रीना है, ये हमारे बेटे की कहीं ना कहीं कातिल है। अब यहाँ पुलिस उससे पहले बहुत परेशान थी कि इसका पति गया कहाँ है, जो लापता है, खोजबीन में लगी थी। पुलिस अपने हिसाब से लगी थी, इधर यहाँ कोई ढूंढने वाला कौन था, क्योंकि पत्नी ही कातिल थी। लेकिन जब पुलिस ने अपनी तरह से यहाँ देखा कि अरे यहाँ तो कहानी दूसरी मोड़ ले रही है, दूसरी कहानी बन रही है, तो उन्होंने सीधा पहले पत्नी रीमा को अपने कब्जे में लिया। और जब अपनी हिरासत में लेने के बाद जब लेडी पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उस रीमा ने कुछ खास बयान नहीं दिए। लेकिन कहते हैं कि पुलिस के अंदर भूत भी बोलते हैं। जब पुलिस ने अपना रूप दिखाया और अपनी कानून दिखाई तो रीमा बोल पड़ी कि हमने अपने पति का मर्डर किया है। उसने पूरा वाकया बताया कि इस प्रकार से हम दिल्ली थे और हमारा भागेंद्र के साथ संपर्क था, हम टच में थे, एक दूसरे से प्यार करते थे और हमारी ज़िंदगी के बीच में हमारा पति आ रहा था, हमारे प्यार के बीच में, इसलिए हमने अपने पति पवन को अपने रास्ते से हटा दिया। लेकिन कहते हैं कि कोई भी हो, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कानून बहुत बड़ी चीज़ है और कानून का सम्मान जो नहीं करता है वो कानून के अंडर पिसता है। इसीलिए हम कानून को हर बार सलाम करते हैं, अपने देश के संविधान को सलाम करते हैं। जब रीमा को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया तो रीमा ने सारी बात बताई, तो यहाँ भागेंद्र भी पुलिस की कस्टडी में आता है। और जब भागेंद्र पुलिस की कस्टडी में आता है तो फिर भागेंद्र का दोस्त दीप भी पुलिस की कस्टडी में आता है। और जब इनके ऊपर पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई करती है तो ये सारी बात कबूल करते हैं कि हाँ, हमने ही मर्डर किया और मर्डर किया है। इसके बाद तीनों मिलाकर भागेंद्र, दीप और रीमा आज जो पुलिस की जो धाराएं बनती हैं मर्डर की और षड्यंत्र की, उन धाराओं के अंतर्गत पुलिस कस्टडी में, जेल में हैं। और जो कानून अपने हिसाब से जो सज़ा देना चाहती है और जो कानून का प्रावधान है, उस हिसाब से अभी वो जेल में है और प्रक्रिया जारी है। तो आज की जो कहानी में हमने आपको दर्शाया, ये आपको हैरान परेशान करने की बात नहीं है। जो भी सोशल मीडिया पर और जो इंटरनेट के माध्यम से जो जानकारी उपलब्ध हुई है, उस जानकारी को हमने आपको शेयर किया। इससे आपको हैरान परेशान करना नहीं है, बल्कि एक सतर्कता की बात को लेकर आप तक संदेश पहुंचाना है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें और लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि अग्रिम वीडियो हमारी सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। सो धन्यवाद।